वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 15 अप्रैल 2022 है, तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है प्रारंभ 1 बैच के बारे में। यह आपका 2023 का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। इस बैच में आप 2023 की अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रिपरेशन को कंप्लीट करते वक्त आपको सबसे पहले मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज का सेगमेंट और 21 जीएस बुक का एक कंप्लीट बुकलेट। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को 2023 के लिए स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इस कोर्स को अवेल करने के लिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप ओनली आईएएस को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के बारे में है। तो क्या होगा इस विंड रिपोर्ट में? क्या यहाँ ये बताया जाएगा कि किस देश में हवा तेज चलती है और किस देश में धीमे चलती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट में बताया जाता है कि विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस की क्या स्थिति है दुनिया भर में, कुल मिला के विंड एनर्जी कितना इंप्रूव कर रहा है। हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया और इसे रिलीज किया जाता है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। यहाँ पे कुछ बहुत ही अलार्मिंग बातें बताई गई हैं। ये कहा गया है कि अगर हम चाहते हैं कि अपने क्लाइमेट चेंज के जो भी टारगेट्स एंड गोल्स हैं, जैसे हमारा टारगेट पेरिस क्लाइमेट चेंज में ये है कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाने देंगे, जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अगर हम अपना ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो वर्तमान में जो भी विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं हमें उन्हें 4 गुना बढ़ाना होगा। 94 जीबी इंस्टॉल हमने किया GW बेसिकली 2021 में, तो 94 गीगावाट जो इंस्टॉलेशंस है उसकी तुलना में हमें इसे 4 गुना बढ़ाना होगा, तब हम अपने टारगेट्स को मीट कर पाएंगे। हमें ज़रूरी होगा कि हम जो भी इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें एम्पलीफाई करें। ग्लोबल वार्मिंग को रिस्ट्रिक्ट करना है अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस पे प्री इंडस्ट्रियल एरा पे, तो जो कि पेरिस एग्रीमेंट की कमिटमेंट है। फर्दर हमें 2050 तक नेट जीरो एमिशन भी अटेन करना है, जिसमें हम जो भी एमिशन करते हैं उतना इक्विवेलेंट हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का भी प्रयास करेंगे। जो न्यू ऑफशोर इंस्टॉलेशंस हैं 2022 में वो डिक्लाइन किए हैं 2019 और 20 की तुलना में। चाइना में इंस्टॉलेशंस कम हुए हैं, इसी की वजह से जो ओवरऑल रिडक्शन है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। जो मार्केट ग्रोथ है वो उम्मीद है कि 2023 तक एक बार फिर से मोमेंटम पकड़ेगा और 2026 तक हम 30 गीगावाट का जो मार्क है उसे अचीव कर पाएंगे। जो ऑफशोर विंड एनर्जी जनरेशन है उसे इंक्रीज करके हम इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे बढ़ावा दे सकते हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की बात करें तो इसे 2005 में स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन के रूप में, जो कि विंड पावर एनर्जी के फील्ड में काम करता है और इस पूरी इंडस्ट्री की यूनाइटेड वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारा मामला तो इस रिपोर्ट के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कलर ब्लाइंडनेस के बारे में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। कई सारे कैंडिडेट्स जो कलर ब्लाइंडनेस फेस कर रहे हैं उन्हें फिल्म मेकिंग या एडिटिंग के कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे चेंज करिए और करिकुलम में बदलाव करके उन्हें भी एडमिशन दीजिए, क्योंकि जो फिल्म मेकिंग और एडिटिंग है उसमें कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना एक ज़रूरी बात होती है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे रोक रखा था। बट अभी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं कि ऐसे लोगों को बार ना किया जाए और उन्हें भी इन कोर्सेज में एंट्री मिलनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली होती क्या है? सामान्य शब्दों में कहें तो कलर्स को डिस्टिंग्विश करने की क्षमता कम हो जाती है या नहीं रह पाती है। कलर ब्लाइंडनेस में एक व्यक्ति नॉर्मल स्थिति में कलर्स के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ सर्टेन कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। यूजुअली इसमें कोई भी व्यक्ति हरे और लाल के बीच में अंतर नहीं कर पाता, और कई बार इसमें नीला भी शामिल हो जाता है कि वो हरा, लाल और नीला इसके बीच में अंतर नहीं कर पाते। इसे समटाइम्स कलर डेफिशिएंसी के नाम से भी पुकारा जाता है। हमारी आंखों की रेटिना में 2 प्रकार के सेल्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो पहला तो होता है रॉड्स। ये बेसिकली लाइट और डार्कनेस को डिस्टिंग्विश करते हैं, अंधेरा है कि उजाला है। उसके बाद होते हैं कोन्स। कोन्स ये बताते हैं कि आपके सामने जो कलर है वो कलर कौन सा है, तो वो एक कलर को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। जो कोन्स होते हैं ये फर्दर 3 प्रकार के होते हैं। एक जो रेड कलर को डिस्टिंग्विश करता है, आइडेंटिफाई करता है, दूसरा ग्रीन को और तीसरा ब्लू को। फिर ये हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बेसिस पे वो कलर को परसीव करता है। जो कलर ब्लाइंडनेस होती है इसमें बेसिकली हो सकता है कि कोई एक कोन सेल या तो अब्सेंट हो या वो सही तरीके से काम ना कर रही हो। मान लीजिए रेड कलर की जो कोन सेल है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो रेड कलर को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो ग्रीन या ब्लू के साथ मिक्स कर सकता है या सिमिलर टाइप के ऑरेंज एंड ऑल के साथ मिक्स हो जाएगा। कुछ और भी तरीके कलर ब्लाइंडनेस हो सकते हैं, उनकी डिग्री भी अलग अलग हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि 3 के तीनों कोन सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें से एक अच्छे से काम नहीं कर रहा,
तो उस स्थिति में माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस देखा जाता है। माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो ऐसा होता है कि आप अगर लाइट ठीक ठाक हो तो आप कलर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाते हैं। जो सीवियर कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है उसमें ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति कलर देख ही ना पाता हो, उसे चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में दिखने लग जाती हैं। तब से सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाती है। उसे या तो ब्लैक या ग्रे के शेड में चीजें दिखेंगी, हालांकि बहुत अनकॉमन है। यूजुअली इस प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस किसी को होती नहीं है, बहुत रेयर होती है। कॉजेस क्या होते हैं? देखिए, एक तो होता है यहां पर कॉन्जेनिटल कलर ब्लाइंडनेस। जो कॉन्जेनिटल कलर ब्लाइंडनेस होता है ये बेसिकली जेनेटिक होता है, जनरेशन बाय जनरेशन ये पास ऑन होता रहता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो विजन डेफिशिएंसी फेस करता है कलर को लेकर। रफली देखा जाएगा, चूंकि ये जेनेटिक होता है, जनरेशन बाय जनरेशन आता है, तो इसका प्रभाव दोनों आंखों में एक जैसा होता है। और जो कलर ब्लाइंडनेस है वो जिस स्थिति में एक बार है वो लाइफ टाइम वैसी ही बनी रहती है, मतलब वो बढ़ती घटती नहीं है। दूसरा होता है मेडिकल कंडीशन। किसी व्यक्ति को बाद में कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ गई, वो डिसीज, ट्रॉमा या किसी टॉक्सिन की वजह से हो सकता है। इसमें ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति की एक आंख बेहतर हो और दूसरे में वो कलर ब्लाइंडनेस फेस कर रहा हो, और ऐसी कलर ब्लाइंडनेस की स्थिति समय के साथ और बिगड़ भी सकती है और खराब भी हो सकती है, क्योंकि ये जेनेटिक नहीं होती बल्कि किसी डिसीज, ट्रॉमा या टॉक्सिन का रिजल्ट होता है। कई सारी मेडिकल कंडीशंस में इस प्रकार के कलर ब्लाइंडनेस देखे जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोमा, डायबिटीज, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस डिसीज, अल्कोहलिज्म, लौकेमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया। ऐसी स्थितियों में भी जो कलर ब्लाइंडनेस है उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रीटमेंट, अभी तक देखिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही इसे रिवर्स किया जा सकता है। हाँ, कुछ लेंसेस या फिर कलर फिल्टर ग्लासेस पहन के थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ सकता है। कुछ रिसर्चर्स सजेस्ट जरूर करते हैं कि जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के माध्यम से हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं, यद्यपि इस फील्ड में कुछ खास सफलता अभी तक हमें मिली नहीं है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूजीसी के डुअल डिग्री प्रोग्राम के बारे में है। यूजीसी ने अभी हाल ही में गाइडलाइंस को जारी करके 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स को अलाउ कर दिया है एक साथ, या तो एक ही इंस्टीट्यूशन से या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, गिवन दैट क्लासेस का टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने भी तो ग्रेजुएशन वगैरह कुछ कर लिया होगा ना, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में भी कभी न कभी ये ख्याल आया होगा कि काश मैं ये जो डिग्री का कोर्स कर रही हूँ इसके अलावा दूसरा भी कर पाता। अगर आपने बीटेक किया तो हम उसके साथ कोई ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट पढ़ पाते, या फिर बीएससी कर रहे हैं तो बीए साथ में कर पाते, या मेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं तो कुछ और कर पाते। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था ना, क्योंकि यूजीसी इसको अलाउ ही नहीं करता था। वो डिग्री इलीगल हो जाती या फ्रॉड हो जाती। अब देखिए, अगर 2 डिग्री एक साथ ले पाते हैं तो कई सारे फायदे होते हैं। सपोज करिए कि आपने बीटेक किया हुआ है, पैरेलली अगर आपने कोई ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट भी पढ़ा होता, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, तो आपके यहाँ यूपीएससी में काम आ जाता। मान लीजिए किसी ने ह्यूमैनिटीज़ का प्रोग्राम किया हुआ है और साथ में उसने कोई टेक्निकल डिग्री भी ली होती, तो ह्यूमैनिटीज़ के प्रोग्राम में अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर उससे एसोसिएटेड जॉब नहीं मिल रही है तो उनके पास एक टेक्निकल डिग्री भी होती जॉब लेने के लिए, तो जॉब की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती? अब ये अलाउड है, 2 फिजिकल डिग्रीज ली जा सकती हैं। इससे स्टूडेंट्स में डाइवर्स स्किल्स आ जाएंगी और वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी कॉन्सोनेंस रखता है, जिससे हम इंटर डिसिप्लिनरी सेपरेशंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चा एक साथ बीए बीएससी क्यों नहीं पढ़ सकता? पढ़े। डुअल डिग्री प्रोग्राम जो है वो फिजिकल डिग्री, ऑनलाइन डिग्री या डिप्लोमा डिग्री को एक साथ अलाउ करता है। पीएचडी प्रोग्राम में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, इसका बेनिफिट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लिया जा सकता, मतलब कोई पहले से 2 डिग्री ले रहा है जबकि अलाउड नहीं था तो वो तो इलीगल ही रहेगा या फिर उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। गिवन दैट शेड्यूल क्लासेस का क्लैश नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर रहा है, सिमिलरली वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहता है संस्कृत में, वो कर सकता है एक साथ में, गिवन दैट कि उसकी आईआईटी की क्लासेस मॉर्निंग में और जो उसकी बीए की क्लासेस हैं वो इवनिंग में हो, तो कोई समस्या वाली बात होगी नहीं। यूजीसी को स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे 1956 के यूजीसी एक्ट के तहत बनाया गया। ये कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस रखते हैं हायर एजुकेशन का। यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको फंड्स वगैरह भी देते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैलकॉम आदिसेशिया अवार्ड के बारे में है। इंडिया के काफी जाने माने इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर रहे हैं प्रभात पटनायक जी, उन्हें हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड मैलकॉम और एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट के द्वारा मिलकर दिया जाता है अगर किसी व्यक्ति ने डेवलपमेंटल स्टडीज में बढ़िया काम किया है तो। मैलकॉम साहित्यनाथम आदिसेशिया ये इंडिया डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट एंड एजुकेटर रहे थे। 1976 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लेमन या नींबू के बारे में है। कई दफा कहा जाता है कि इफ गॉड गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, लेकिन अब कहावत को बदलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा इफ गॉड गिव्स यू लेमन स्टोर दैट इनटू द फ्रिज एंड यूज दैट पीस बाय पीस।
अगर भगवान ने आपको नींबू दिया है तो लेमोनाइड मत बनाइए, उसे फ्रिज में स्टोर करके रखिए और थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करिए, क्योंकि नींबू बहुत महंगा हो गया है। इसके प्राइसेस 10 से 15 रुपए पर पीस पहुंच चुके हैं ज़्यादातर मार्केट्स में। तो लोग कई तरीके के मीम्स इस पे बना रहे हैं। लेमन या लाइम, इनकी 2 प्रजाति होती है। ज़्यादातर इसे जो ग्रो किया जाता है वो कागजी नींबू होता है, जिसका जो कवर होता है काफ़ी मोटा होता है। दूसरा जो डार्क ग्रीन फ्रूट होता है, जिसे आप लाइम बोलते हो मेजरली, वो नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा उगाया जाता है। तो लेमन और लाइम में आप इसे कैटेगराइज कर सकते हो। लेमन वो है जो आप कॉमनली देखते हो, ठीक है। क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है वार्म, मॉडरेटली ड्राई और मॉइस्ट। 37 लाख टन हर साल इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं हम, और डोमेस्टिकली ही कंज्यूम कर लेते हैं, ना एक्सपोर्ट करते हैं ना इंपोर्ट करते हैं। जितना अपने यहाँ होता है उतने से ही काम चला लेते हैं। आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा नींबू का प्रोडक्शन करता है, 45,000 हेक्टेयर में उनके यहाँ ये फ्रूट उगाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु भी मेजर लेमन ग्रोइंग स्टेट्स हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक ई खेल पाठशाला के बारे में है। अभी हाल ही में ये जो पाठशाला का इनॉग्रेशन था वो खत्म हुआ, तो उसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने कंप्लीट किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि जो साई है, वो इस प्रोग्राम को कॉन्सेप्चुलाइज करता है और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, खेलो इंडिया और फिट इंडिया के साथ मिलकर। यहां पर देखिए बेसिक ये है कि ग्रास रूट लेवल पे जो खेल की कॉम्पिटेंसी है उसे बढ़ाया जाए। फिजिकल एजुकेशन वगैरह को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए अच्छे टीचर और कोच, तो सबसे पहले तो हमें उन्हें ट्रेन करना होगा। तो ई खेल पाठशाला उन टीचर्स को या कोच को ट्रेन करता है ताकि वो अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, जो भी कोर्सेस हैं, करिकुलम है स्पोर्ट्स का, उसमें। इस प्रोग्राम के तहत प्रोफेशनल डिजाइन करिकुलम तैयार किया जाता है नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन और जो एमिनेंट कोचेस हैं, एथलीट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके संज्ञान में। ऑनलाइन स्पोर्ट लर्निंग प्रोग्राम भी तैयार किया गया है ताकि हम स्पोर्ट्स को और बेहतर तरीके से इवॉल्व करवा पाएं इंडिया में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल महावीर जयंती के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में महावीर जयंती के मौके पर लोगों को ग्रीट किया। भगवान महावीर की जो नोबल टीचिंग्स रही, स्पेसिफिकली पीस, कंपैशन और ब्रदरहुड की, उस पर भी संज्ञान लिया गया, बिकॉज दुनिया को आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये 24वें तीर्थंकर रहे जिन्होंने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के बाद जगह ली। जैन टेक्स्ट के मुताबिक जो लॉर्ड महावीरा हैं, उनका जन्म जो त्रयोदशी का दिन होता है चैत्र माह में, उस दिन हुआ था, 13वें दिन, ठीक है। मार्च या अप्रैल में यूजुअली ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग इनका जन्म दिवस आता है। इस दौरान एक रथ यात्रा भी होती है जहां पर उनकी जो मूर्ति होती है उसे स्नान करवाया जाता है और उसे हम कहते हैं अभिषेक। जो जैन प्रेयर्स हैं, जिससे आप स्तवंस बोलते हैं, उन्हें भी रिसाइट किया जाता है। भगवान महावीर का जन्म जो कुंडल ग्राम के राजा थे किंग सिद्धार्थ और जो रानी थी त्रिशला, उनसे हुआ था। त्रिशला जो महारानी थी वो लिच्छवी प्रिंसेस थी। 540 BC में इनका जन्म हुआ था वज्जी किंगडम में। आप बिहार में जो वर्तमान में वैशाली है वो वज्जी किंगडम की जगह हुआ करती थी, और इनका जो जन्म है वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी से था, मतलब वहीं से ये बिलोंग करते थे। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इनका जन्म अहल्या भूमि में हुआ था, तो विवादित है ये मामला। इनका बाद में नाम वर्धमान पड़ गया। वर्धमान का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रो करता है, लगातार वो ग्रो करते रहे अपने नॉलेज के बेसिस पे। उन्होंने 30 वर्ष की एज में, मतलब 30 ईयर्स की एज में अपनी वर्ल्डली लाइफ को, सांसारिक जीवन को छोड़ दिया, और 12 सालों के बाद उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, मतलब जो ऑमनिसियंस है, अंतिम ज्ञान है, उसकी उन्हें प्राप्ति हो गई। उनकी बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हैं 5। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य ट्रुथ, अस्तेय नॉन स्टीलिंग चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य यानी कि चैस्टिटी, और अपरिग्रह नॉन अटैचमेंट या आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह ना करना। इनकी टीचिंग्स को जैन अगमा कहा जाता है। इन्होंने चूंकि प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया, इसीलिए इनकी बातें दूर दूर तक पहुंची और लोगों ने इनकी बातों को आसानी से समझा भी। महावीर का जन्म ऐसा माना जाता है कि 72 वर्ष की आयु में 468 BC में हुआ था। बिहार के राजगीर में, जो वर्तमान में राजगीर की जगह है, उस समय जो पावापुरी नाम की जगह थी, वहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था कि स्थनकवासी एक सेक्ट है, किससे बिलोंग करता है। ऑब्वियसली इसका जो जवाब था वो जैनिज्म था, भी था। हालांकि उस समय ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था कई सारे लोगों के लिए जिन्होंने सभी सेक्ट जैनिज्म के नहीं पढ़े हुए थे। चलते हैं अपने सेगमेंट पे, दैट इज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। वन नेशन वन राशन कार्ड, इस स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो भी लोगों के राशन कार्ड हैं, हम उन्हें आधार के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी, एक फैमिली है जो जॉब के पर्पज से चली गई दिल्ली या फिर मुंबई या फिर पुणे, वो वहां पर जॉब करने के लिए गए हैं, जॉब मिली कि नहीं मिली, या मिली भी तो जब वो गांव में रहा करते थे तो उन्हें पीडीएस से अनाज मिल जाता था, मतलब खाने की उतनी दिक्कत तो नहीं होती थी। लेकिन वो शहर में जब काम करने के लिए चले गए तो काम अच्छा मिला कि नहीं मिला, लेकिन उनका ये पीडीएस का अनाज तो कट गया, तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते थे।
सरकार ने कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कोई अरेंजमेंट कि कोई व्यक्ति कहीं भी जाए कम से कम उसे वहां अनाज तो मिल ही जाए। इसके लिए हमने उनके जो राशन कार्ड था उसको आधार कार्ड के साथ कनेक्ट कर दिया, आधार सीडिंग कर दी। तो जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कहीं भी हों अपनी राशन कार्ड के माध्यम से आधार का इस्तेमाल करके अनाज ले सकते हैं। इससे जो माइग्रेशन होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसके बाद व्यक्ति ज़्यादा दबाव में नहीं आएगा, उसे कम से कम खाने की व्यवस्था तो रहेगी ही अगर वो जॉब के पर्पज से गए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें हमारी परफॉर्मेंस अक्सर खराब रहती है, भारत में कई सारे लोग भूख से मरते हैं। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कदम उठाया गया। आधार सीडिंग इस्तेमाल की जा रही है ताकि बेनिफिशियरी आसानी से अपना अनाज ले सके किसी दूसरे राज्य में जाके और फ्रॉड की कंडीशन ना आए। बजट 2021-22 में बताया गया कि ONORC में जो 32 स्टेट्स एंड यूटीज हैं उन्होंने खुद को शामिल कर लिया। आने वाले समय बाकी के 4 राज्यों ने भी या यूटीज ने भी खुद को इसका हिस्सा बना लिया। सरकार राज्यों को इंसेंटिवाइज भी करती है कि वे इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करें। रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अभी हाल ही में इसको रिलीज किया। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि इसे ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल रिलीज करता है। तो ये वाला तो जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से गलत हो गया। कलर ब्लाइंडनेस, अभी तक इसे ट्रीट या रिवर्स नहीं किया जा सकता, सही है। लेमन यानी कि नींबू कोल्ड वेदर क्लाइमेट में उगाया जाता है, एक्सक्लूसिवली गलत है। वार्म क्लाइमेट ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है इसके लिए। UGC डुअल डिग्री प्रोग्राम, स्टूडेंट्स 2 फिजिकल डिग्री ले सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से या सेम से, दैट्स ट्रू। तो हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।